नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम को लेकर समझौता। दिल्ली में बीजेपी सरकार के भव्य शपथ समारोह की तैयारियां तेज। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के अलावा प्रमुख हस्तियां भी होंगी शामिल। सीएम के नाम से कल हटेगा पर्दा। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुआ शुरू। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही कल तक स्थगित। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर अच्छे काम का विरोध करता है विपक्ष। यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने को लेकर रियाद में रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठक। दोनों देशों के विदेश मंत्री राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन की वार्ता का रास्ता भी करेंगे साफ। बांग्लादेश की अब्दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर हमला। अंतरिम सरकार पर देश को आतंकवाद और अराजकता का केंद्र बनाने का लगाया आरोप। घर लौटने की खाई कसम। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। 2 दिवसीय भारत दौरे के अंतिम दिन कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई, जिसमें कई द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के कई गणमान्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच 2 समझौतों का आदान प्रदान हुआ। इनमें रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते शामिल हैं। इससे पहले कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का आज राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अल सानी प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर 2 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी ने खुद कल शाम हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। कतर के अमीर की ये दूसरी भारत यात्रा है। इससे पहले वे मार्च 2015 में भारत आए थे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक बार फिर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होने जा रहा है। इस बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के तहत दिल्ली सरकार और एमसीडी ने मैदान को सजाने का काम शुरू कर दिया है। यहां 20 फरवरी को होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में नवनियुक्त मुख्यमंत्री व उनके सहयोगी मंत्री शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विनोद तावड़े, तरुण चुग समेत कई नेता रामलीला मैदान पहुंचे। शपथ ग्रहण समारोह को देखते हुए रामलीला मैदान की ओर जाने वाले सभी रास्ते 19 फरवरी की रात से ही बंद होंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता भी रामलीला मैदान पहुंचेंगे। इसके अलावा 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए नेताओं को भी समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। रामलीला मैदान की मंच पर शपथ ग्रहण समारोह से पहले भव्य गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मशहूर सिंगर कैलाश खेर की प्रस्तुति भी होगी। समारोह में फिल्मी सितारे अक्षय कुमार, विवेक ओबराय, हेमा मालिनी, कैलाश खेर सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे।
रामलीला मैदान में प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 1 दर्जन उद्योगपति भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। लाडली बहनों और किसानों को भी शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर लगभग 30,000 अतिथियों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसमें दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मोहर लगेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने 2/3 बहुमत हासिल कर आम आदमी पार्टी को 1 दशक के बाद सत्ता से बाहर किया है। परिणाम आने के बाद से ही दिल्ली में सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी पर भाजपा नेता तरुण चुग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण आयोजन होगा। इसके लिए बड़े स्तर पर विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही कहा कि कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। दिल्ली की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर आशीर्वाद का विश्वास दिया। विश्वास जनादेश में स्पष्ट दिख रहा है। पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करती है। उनके शब्दों को, उनके काम को पूरा विश्व सराह रहा है और दिल्ली की जनता के इस ऐतिहासिक आशीर्वाद का एक ऐतिहासिक कार्यक्रम शपथ ग्रहण का रामलीला मैदान में होगा, जिसके अंदर पूरे दिल्ली के अलग अलग जगह से एसोसिएशन, समाज के लोग उसमें आने के लिए संपर्क कर रहे। एलजी सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। एक भव्य ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। एक तरफ दिल्ली में नई सरकार बनने की तैयारियां जोरों पर हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप के बड़े नेता मनीष सिसोदिया पर बीजेपी विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने विधायक ऑफिस से कई सामान गायब कर दिए हैं। ये पूरा मामला पटपड़गंज इलाके का है, जहां से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर विधायक ऑफिस से सरकारी सामान गायब करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि दफ्तर से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखा समेत सभी सामान चोरी कर लिया गया है। बीजेपी नेता रविंद्र सिंह नेगी ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कार्यालय अब उन्हें मिल गया है जो पहले मनीष सिसोदिया का था। वीडियो में रविंद्र नेगी ने पूरा कार्यालय दिखाया। उन्होंने मामले में मनीष सिसोदिया को एक लीगल नोटिस भेजने की भी बात कही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पटपड़गंज सीट से इस बार बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी को जीत मिली है। उन्होंने आप नेता अवध ओझा को हराया। पहले इस सीट से मनीष सिसोदिया विधायक थे। तो यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्ते, मेरा नाम रवि है। बहुत सालों से मैं अपना सीएनजी ऑटो चलाता हूँ और इससे मिलने वाले माइलेज से मैं खुश हूँ। नमस्ते, मैं राजेश हूँ। मैंने कुछ महीने पहले कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर स्विच किया है। सीएनजी कम कीमत पर अधिक फायदा देती है और ये आसानी से उपलब्ध है। सीएनजी एक प्रदूषण रहित ईंधन है। इसकी उच्च इग्निशन तापमान के लिए धन्यवाद। आज ही सीएनजी अपनाएं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यमुना नदी की सफाई का वादा किया था और कहा था कि सबसे पहले इसका काम कराया जाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस बार काम भी शुरू करवा दिया है।
अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी की सफाई का काम तेजी पकड़ रहा है। ITO के नजदीक हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने यमुना नदी की सफाई का जायजा लिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में सफाई का काम शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चुनावी सभा के दौरान वादा किया था कि यमुना की सफाई की जाएगी। मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी जी की गारंटी को गारंटी इसीलिए कहा जाता है कि उन्होंने कहा था दिल्ली वालों से कि मुझे इस सेवा का मौका दीजिए, माँ यमुना की सफाई का मुझे मौका दीजिए। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर चुनी गई जनता के द्वारा, भले ही अभी ओथ नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपना काम शुरू कर दिया है और यह उनका कमिटमेंट दिखाता है अपने वादों के प्रति। दिल्ली वालों को जो सेवा का भाव उन्होंने व्यक्त किया था, वो दिल्ली की सेवा के लिए तैयार हैं। उनके 48 सिपाही मैदान में हैं, धरातल पर नरेंद्र मोदी जी के सपनों की दिल्ली बुनने के लिए सब लोग तैयार हैं। और आप देखिएगा यमुना जी का भी और दिल्ली का भी 5 वर्ष में कायाकल्प होने वाला है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना नदी में सफाई के लिए ट्रेस स्कीमर, विड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट जैसी आधुनिक मशीनें उतारी जा चुकी हैं। दिल्ली के ITO पर यमुना सफाई का काम तेजी से चल रहा है। कुछ अधिकारियों का कहना है कि अगले 3 साल में यमुना को साफ कर लेंगे, यानी कि 2027 से पहले इसे साफ करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये काम 3-4 चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले ठोस कचरा नदी से निकाला जाएगा, ये काम अभी चल रहा है। पुराने STP प्लांट को दुरुस्त किया जाएगा और साथ ही नए STP प्लांट को लगाया जाएगा ताकि सारे सीवेज ट्रीटमेंट के बाद ही यहाँ पर आएँ। इसके अलावा कोई केमिकल बिना ट्रीटमेंट के डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इस तरह से काम यहाँ पर किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी में जिस गति से यमुना नदी की सफाई का कार्य चल रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि अगले 3 सालों के अंदर दिल्ली में यमुना नदी पूरी तरह से साफ हो जाएगी और लोग यहाँ पर पूरी तरह से डुबकी लगाते हुए भी नजर आएंगे। कैमरामैन राधे कृष्ण तिवारी के साथ गिरीश निशाना। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मौजूदगी में समीक्षा बैठक हुई। ये बैठक नॉर्थ ब्लॉक में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए हुई। बैठक में 3 नए आपराधिक कानूनों में उल्लेखित पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फॉरेंसिक से संबंधित विभिन्न प्रावधानों की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 इन कानूनों ने क्रमशः भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बैठक में जम्मू कश्मीर में तीनों कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाली बाधाओं पर चर्चा की गई तथा इस बात पर भी विचार किया गया कि किन क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है। कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ। इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज़। विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर
मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। बजट सत्र के पहले दिन यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अन्य भाषाओं के मुकाबले उर्दू को तरजीह देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को दोहरे चरित्र वाला बताया। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादियों का चरित्र इतना दोहरा हो गया है कि वे अपने बच्चों को अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में भेजेंगे और दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ने की सलाह देंगे। उनके बच्चों को मौलवी बनाना चाहते हैं। अंग्रेजी का खंडी में न बोले और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर सीधा निशाना साधा। आगे बढ़ते हैं। बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के रामलखन पथ पर अचानक फायरिंग की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हो गई और बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बदमाश पटना के रामलखन पथ पर एक व्यापारी के घर रंगदारी मांगने के लिए पहुंचे थे। व्यापारी ने रंगदारी देने से इनकार किया तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद बदमाश एक घर में घुस गए। 5 थानों की पुलिस के साथ एसटीएफ ने पूरे इलाके और घर को घेर लिया। पुलिस ने बदमाशों से आत्मसमर्पण की अपील की है। कंकड़बाग में रहने वाले उपेंद्र सिंह के घर में अपराधी छिपे हुए हैं। दोनों तरफ से 25 राउंड के करीब फायरिंग हुई है। पटना एसएसपी के साथ ही तमाम आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के विधायकों ने शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार की कथित तुष्टीकरण की राजनीति के विरोध में मंगलवार को विधानसभा परिसर में धरना दिया। मूर्ति भंगार सरकार आ नई दरकार यानी पूजा पंडालों में तोड़फोड़ रोकने में अक्षम सरकार नहीं चाहिए जैसे नारे लगाते हुए भाजपा के लगभग 30 विधायक विधानसभा भवन के मुख्य द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठ गए। इससे एक दिन पहले सोमवार को अधिकारी अग्निमित्रा पॉल, बंकिम घोष और विश्वनाथ करक समेत 4 भाजपा विधायकों को कथित अमर्यादित व्यवहार के लिए निलंबित कर दिया गया था। अधिकारी ने पत्रकारों से कहा कि हम किसी समुदाय के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम इस सरकार के खिलाफ हैं जो हाल के दिनों में बंगाल के कुछ हिस्सों में दुर्गा, लक्ष्मी और कार्तिक की मूर्तियों की तोड़फोड़ को रोकने में विफल रही है। बांग्लादेश की अब्दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर देश को आतंकवाद और अराजकता का
केंद्र बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद करने और उन्हें इंसाफ दिलाने का आश्वासन देते हुए घर लौटने की कसम खाई। हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया कि पिछले वर्ष उनके कोटा सुधारों के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक आंदोलन के दौरान दर्जनों पुलिस अधिकारियों की हत्या हुई, लेकिन यूनुस चुप रहे और अराजकता को पनपने दिया। शेख हसीना ने कहा कि छात्रों द्वारा शुरू की गई हिंसा में पुलिस, अवामी लीग के कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और कलाकार मारे गए, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पीड़ितों के परिवार यूनुस के शासन में न्याय नहीं मांग सकते। बांग्लादेश की अबदस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यह भी कहा कि वे अपने वतन लौटेंगी। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।